भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के सरकार के 1 साल के कार्यकाल पूरा हो चुका है। वैसे तो उपलब्धियां बहुत गिनाई जा सकती हैं, हालांकि कुछ विरोधी उस पर अपना एतराज़ भी जताते हैं, लेकिन सरकार किस तरह से आगे बढ़ रही है, भविष्य की योजनाएं क्या क्या हैं और सरकार आगे क्या करना चाहती है आम जनता के लिए, आइए इस पर बातचीत करते हैं। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दिनेश जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका। अगर बहुत संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहूँ, आज आपकी सरकार, आपके मंत्रालय की 3 बड़ी उपलब्धियों के बारे में अगर हम बात करें तो ऐसी क्या 3 वो बिंदु हैं जिसके आधार पर आपको लगता है कि आपने न सिर्फ उन वायदों को पूरा किया जो आपने जनता से किया आज से 1 साल पहले, बल्कि अगले 4 साल का खाका भी सामने है? देखिए, किसानों के साथ में किए गए सारे वादे लगभग या तो पूरे हुए हैं या पूरे होने की कगार पे हैं। कानून व्यवस्था को हमने न केवल नियंत्रित किया है बल्कि अपराधियों में भय और जनता में सुरक्षा व्याप्त किया है। नकल विहीन परीक्षा एक सपना हुआ करता था उत्तर प्रदेश में, और पहली बार माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाएं निर्विघ्न संपन्न हुई। एक भी विद्यार्थी को कहीं पे ना बंद किया गया, ना उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, ना एक भी शिक्षक के खिलाफ। और नकल विहीन परीक्षा उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य में जहां 70 लाख के आसपास परीक्षार्थी बैठते हैं जी, वो यहाँ पर संपन्न हुई। अगर आपने 3 पूछा, वैसे तो यहाँ पर 33 होंगे और ज़्यादा हमने काम किए हैं, लेकिन आपने 3 पूछा तो इसलिए मैंने 3 बताया। दिनेश जी, अब आपने 3 इन मुद्दों को सामने रखा, आपने किसानों की बात की, लेकिन जो आज सबसे बड़े आरोप आपकी सरकार पर ये लग रहे हैं कि अभी तक सिर्फ 17 लाख किसानों को ही आपकी कर्ज माफी का फायदा मिल पाया है। क्या ये वास्तविकता है? देखिए, मैं उन लोगों को, मुझे तरस भी आता है और हंसी भी आती है जी, जो अल्पज्ञ हैं और जिनके पास में जानकारी का अभाव है। हमने 36,000 किसानों का लक्ष्य रखा, 36,000 करोड़ का हमने एक प्रावधान किया, बजट रखा, और 1 लाख तक के जो हमारे किसान होंगे सीमांत और लघु, उनके लिए हमने ऋण मोचन का कार्यक्रम रखा। जितने किसान आते रहेंगे हम उनको करते रहेंगे। एक साफ स्पष्ट नीति है, हमारे पास में 1,000 आएंगे या कितने आएंगे, हम 36,000 करोड़ का हमारा फंड है जी, और 36,000 करोड़ के फंड तक जितने भी आएंगे हम उनको ऋण मोचन की कार्रवाई अपनी निर्धारित संकल्प के आधार पर, वादे के आधार पर और प्रावधानित राशि के आधार पर हम कर रहे हैं। लेकिन सीधी सी बात, बगैर जाति के, बगैर धर्म के, बगैर संप्रदाय के, बगैर क्षेत्रीयता के, एक निर्लिप्त भाव से जितना सफल हुआ और किसानों के खाते में पहली बार पहुंचा है, आरटीजीएस सिस्टम के माध्यम से आधार से लिंक कराया गया। अब ये अलग बात है कि मान लें एक किसान ने अपना नाम दर्ज कराया था, उसने कहीं और भी लोन लिया है या 2-3 जगह है, तो लोन तो हम एक ही माफ करेंगे जी। इस प्रकार की प्रवृत्तियां आई हैं सामने, क्योंकि पारदर्शिता है, शुचिता है, एक निष्पक्षता का भाव है, इसलिए इस प्रकार की विकृति नहीं हुई है। और ये पारदर्शी व्यवस्था से विपक्षियों का असहज होना एक स्वाभाविक है। अखिलेश यादव जी ने जो 1 साल के उपलक्ष्य में अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था आपकी सरकार की, उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि जब आपने इस बात की घोषणा की थी आपकी सरकार ने, उस वक्त आपने कहा था कि 70.16 लाख किसानों को ये फायदा पहुंचेगा, और अब तक सिर्फ 17,000, और वो भी सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ एक प्रांतों में। मैं तो समझता हूं अखिलेश जी की इन टिप्पणियों को आप किस नजरिए से देखते हैं? वो आंकड़े किसने क्या प्रस्तुत किए, काल्पनिक कल्पनाओं के आधार पर प्रस्तुत किए या कोई तथ्यात्मक है, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करता हूं। जानकारी के लिए बता दूं कि पूरे प्रदेश में हुआ है जी, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या मध्य हो या पूर्वांचल हो, हमने सभी जगह पर किया है। और इसमें जितने लोगों के आवेदन आए हैं उनको हमने पूरा किया है और कहीं से भी शिकायत नहीं आई है। यह आंकड़ा सुन के स्वयं में मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने किस आधार पर इस प्रकार के आरोपों को लगाया है। और मैं समझता हूं कि आरोप ही लगाना केवल कार्य नहीं है, बल्कि जो कार्य अच्छे हुए उनको स्वीकार करना भी विपक्ष को, मैं समझता हूं, सीखना चाहिए। एक और बड़ा आरोप जो आज विरोधी दल आपकी सरकार के खिलाफ लगा रहे हैं, और वो ये कि किसान आत्महत्या को लेकर जिस तरह से आप बिल्कुल संवेदनहीन हैं, और अभी एक किसान ने कल ही आत्महत्या की है और उसे लेकर ज़िला प्रशासन ये कहता है कि उसकी निजी दिक्कतें थीं, लेकिन अखिलेश यादव जी ने ट्वीट करके कहा है कि ये सारी बातें बिल्कुल निराधार हैं, परिवार का व्यक्ति कह रहा है, उसके बाद भी सरकार नहीं मानती। तो कहाँ गड़बड़ है और कहाँ दिक्कत है? देखिए, विपक्ष कभी कल्पनाओं के आधार पर आरोप लगाती है जी। अभी मैं आपको बताऊं, हमारी माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षा चल रही थी और एक बड़े नेता ने ट्वीट करके कहा कि तनाव में आकर विद्यार्थी ने आत्महत्या कर ली। उसकी जब जांच हुई तो उसके परिवार वालों ने बताया कि 2 लोगों का आपस में विवाह को लेकर कोई
विवाद चल रहा था, उसके कारण उस व्यक्ति ने, उसके बच्चे ने आत्महत्या कर ली और उन्होंने कह दिया कि उसके कारण कर ली। तो इस प्रकार के आरोप, क्योंकि विकास इतनी तेजी के साथ में हुआ है कि विपक्ष मुद्दा विहीन हो गया है, और मुद्दा विहीन होने की स्थिति में अनर्गल आरोप प्रलाप, इस प्रकार की घटनाएं स्वाभाविक हैं। जब कार्यकाल पिछली शासन सत्ता का था, इस प्रकार का कार्य क्यों नहीं किया? आज केंद्र की सरकार ने जब निश्चय कर लिया है कि हम 2022 तक किसानों की आमदनी को दुगना कर देंगे जी, और उसके लिए हमने न केवल ऋण मोचन का कार्यक्रम इतनी सफलतापूर्वक संपादित किया, बल्कि बिचौलिए जो मध्यस्थ दलाली करते थे और पिछली सरकार में उनके का वर्चस्व था, वो आज बेरोजगार हो गए और आज किसान को सीधे 100% पैसा उनके खातों में पहुंच गया। तो ये दर्द स्वाभाविक है लोगों का, जो उस पिछले कार्यकाल में जो सत्तासीन थे और जो एक तरह का वर्चस्व स्थापित किए थे, गरीबों तक का सरकार की सहायता न पहुंचने पाए उसके लिए करते थे। हमने जो 5000 क्रय केंद्र खोल दिए गेहूं के लिए जी, हमने समर्थन मूल्य घोषित कर दिया धान का भी और गेहूं का भी, आलू के लिए नीति हमने बना दी, गन्ने के किसानों का जितना बकाया था उससे लगभग 78% से ऊपर हम बकाया का भुगतान कर चुके हैं, और पिछला जो पिछली सरकारों का 3-3, 4-4 सालों का बकाया था उसको भी भुगतान किया हमने। अब इस पर जरा बताइए, आप ये जो कह रहे हैं, मैं एक आंकड़ा आपके सामने रखता हूँ। राज बब्बर जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिन्होंने हालांकि अब इस्तीफा दे दिया है अपने प्रदेश अध्यक्ष के पद से, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के पद से, उन्होंने आज सुबह इस्तीफा दिया है, लेकिन उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था 18 तारीख को, उसमें उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव की सरकार के आखिरी साल में 345 करोड़ का बकाया था किसानों का, जो गन्ना किसान थे, जो कि मिलों का बकाया था, वापस नहीं मिल पाया। पिछले एक साल में जब से आपकी सरकार आई है, ये आंकड़ा बढ़कर 2170 करोड़ हो गया है। अब ये बताइए, ये आंकड़े आप ही के विरोधी सामने रख रहे हैं, हम पत्रकार नहीं रख रहे। मैं समझता हूं उनको अपनी जानकारी को दुरुस्त करना चाहिए जी। मैंने विधान परिषद के अंतर्गत इसके बारे में पूरे तथ्यात्मक जो साक्ष्य थे उसको प्रस्तुत किया है जी। 78% के आसपास हम इस वर्ष का बकाया का भुगतान हम लोग कर चुके हैं, पिछले का भी हमने काफ़ी हद तक बकाया कर दिया है। अभी अलग बात है कि सरकार 10-10 साल का 5-5 साल का बकाया की लंबी फेरिस्त उनकी आती जा रही है जी, और उसके कारण हमारा जो बजट संतुलन है कभी कभी प्रभावित भी होता है। पिछले दर्दों को वो ना प्रकट करके वो हमारे साथ में जुड़ कर प्रदर्शित करते हैं, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस, सपा, बसपा, माकपा, बाकपा, ये सब एक साथ चलने वाले ये इंजन के डिब्बे हैं जो कभी कभी जब ब्रेक लगता है तो सब में लग जाता है, और जब स्पीड पकड़ती तो सब एक साथ पकड़ते हैं झूठ बोलने की। तो ये सब इस समय होड़ लगी है, कौन सबसे ज़्यादा झूठ बोलेगा। और मुझे तो आश्चर्य होता है, हालांकि उन्होंने इस्तीफा दिया है, अच्छे नेता हैं, मैं उनके बारे में टिप्पणी नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने उनके दल के कार्यालय में मिठाई बंटते देखा है। शायद विश्व में कोई राजनीतिक दल पहला होगा जो फूलपुर, इलाहाबाद और गोरखपुर में जमानत जब्त होने के बाद में मिठाई बांट रहा होगा। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति, हार पर मिठाई बांटने वालों के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। नहीं, आपने डब्बों की बात की, तो कई बार ये डब्बे मिल जाते हैं तो पटरी पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। नहीं, ऐसा ना हो कि वो पटरी आपकी तरफ आ जाए। अचानक जब ब्रेक लगता है ना, तो डिब्बे को पलटने की संभावना ज़्यादा होती है। एक बड़ा सवाल जो आपके मंत्रालय से ज़्यादा जुड़ा है, मैं उस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। 11,27,815 छात्रों ने अपने इम्तहान नहीं दिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि तमाम सेंटर्स में कैमरे लगे थे। अब इसे उपलब्धि के तौर पर भी देखा जा सकता है और इसे शिक्षण प्रणाली में सबसे बड़ी खामी के तौर पर भी देखा जा सकता है। आप इसे कैसे देखते हैं? पहली बात तो मैं आपके जानकारी में आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश को जानकारी देना चाहता हूँ जी। उत्तर प्रदेश में नकल का व्यवसाय, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपका चैनल बोल रहा था कि 10,000 करोड़ से ऊपर का नकल का व्यवसाय है। सऊदी अरब में रहने वाले, दुबई और दोहा में रहने वाले, पंजाब से लेकर और महाराष्ट्र में रहने वाले लोग वहाँ पर बैठकर और परीक्षा देते थे माध्यमिक शिक्षा परिषद की, इंटर की, उत्तर प्रदेश में। ऐसे लोग जो 11 लाख से ऊपर की आपने संख्या बताई है, 11,70,000 के आसपास हैं जी। तो ऐसे लोग जो परीक्षा को नहीं दिए, कौन लोग हैं? 74.8% लोग वो हैं जो उत्तर प्रदेश के बाहर के हैं। जो परीक्षा देने के लिए हमारे वहाँ आते थे, उनकी जगह पर लेखक बैठता था। लेखक एक ऐसा व्यवसाय बन गया था कि 1-1 लाख रुपए लेते थे और उनकी जगह एक विद्यार्थी, मूल विद्यार्थी की जगह पर दूसरा विद्यार्थी बैठा दिया जाता था और उससे पैसा ले लिए जाते थे। कहाँ का न्याय था ये? इसको अगर हम अपने वहाँ होने देंगे तो ये 15 साल का किया गया ये जो षड्यंत्र था शिक्षा को समाप्त करने का,
बेरोजगार डिग्री धारक कहाँ से आते थे? इसीलिए आते थे। हमारा उत्तर प्रदेश का पढ़ने वाला मेधावी छात्र, मैं महापौर था, महापौर के नाते मुझे यहाँ के जिलाधिकारी का फोन आया और उन्होंने कहा कि मेयर साहब, ये हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट आने वाला है, आप गोमती के पुल के ऊपर बैरोकेटिंग ऊपर करा दीजिए और हमको 4 गोताखोर दे दीजिए। मैंने कहा गोताखोर क्यों दे दें? बोले कि यहाँ पर जब रिजल्ट आएगा तो हाई स्कूल और इंटर के लोग आत्महत्या कर लेंगे कूदकर। हमारा मेधावी छात्र आत्महत्या करे और हम हाथ पे हाथ धरे राजनीति और वोट की लालच में बैठे रहे, नहीं हो सकता इस योगी सरकार में। इसलिए हमने ऐसी व्यवस्था को किया कि जो अपनी जगह पर दूसरे को बैठालते थे, जो एक मेधावी छात्र की पढ़ी हुई अच्छी मेहनत की साल भर की जो मेहनत थी, उस मेहनत में जो लिख कर वो आता था, उसकी कॉपी का पन्ने का ऊपर का पन्ना बदल के जिसने कुछ नहीं लिखा उसकी कॉपी में लगा देते थे। ये गिरोह था। इस गिरोह को मैं कॉपी छापते हुए मैंने जौनपुर में पकड़ा। जो पर्चा आउट करते थे उनको मैंने हरदोई में पकड़ा। जो नकल माफिया थे, बैठाल के एक दूसरे के खिलाफ लेखक लिखाते थे, उनको अतरौली में मैंने अलीगढ़ में पकड़ा और आगरा में पकड़ा, एटा में पकड़ा। लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब इतना बड़ा सब कुछ चल रहा था और इतने संयोजित तरीके से आपने किया, इसमें कोई शक नहीं कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, जो कि सामने दिखा, कैमरे लगे, लोगों में डर और ये भय वाकई में आवश्यक था। लेकिन पकड़े के मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये भय विद्यार्थियों में नहीं था। विद्यार्थी में एक भी झापड़ पूरे प्रदेश में पहली बार हुआ ये परीक्षा में, एक भी विद्यार्थी को एक झापड़ नहीं पड़ा होगा, एक को हथकड़ी नहीं पड़ी होगी, एक भी शिक्षक के साथ में अशिष्टता नहीं हुई होगी, एक पुलिस का कांस्टेबल नहीं, होमगार्ड का कांस्टेबल भी क्लासों के अंदर जाके पहरा नहीं दिया होगा। पहली बार मैं आपकी बाहर जो नकल कराते थे, हमने नकल कराने वालों पर आघात किया है और नकल कराने वालों को पकड़ा है। जो कापी नकली छापते थे, जो लेखक बनके सालवर बनके पैसा लेते थे, जो परीक्षा केंद्रों में कापी का बंडल पूरा का पूरा गायब कर देते थे, जो पर्चा आने के बाद में पर्चे को खोलकर आउट करके बेच देते थे, जो कोचिंग सेंटर से आने के बाद में विभिन्न प्रकार के मोबाइल पे बेचकर मोबाइल पे लेके बेचते थे, उनको हमने अपने चैनल पर दिखाया कि कुछ पुलिस वाले ही चोरी करा रहे थे, ये हमने दिखाया, इसलिए मैं इस बात को स्वीकार रहा हूं। लेकिन जो मैं उसके बाद की बात है, जो अगली कड़ी है, वो आपके सामने रखना चाहता हूं। आप शायद इस बात को माने या ना माने, सिर्फ 136 एफआईआर दर्ज हुए हैं नकल के नाम पर, सिर्फ। बिल्कुल। और सिर्फ 1186 लोगों को नकल करते हुए पकड़ा गया। इतने बड़े अभियान में जहां 11 लाख छात्रों ने अपना इम्तिहान छोड़ दिया, वहां सिर्फ 136 एफआईआर को मुझे साधुवाद देना चाहिए। पिछली बार 3000 करीब 3600 नकल करने वाले पकड़े गए थे, इस बार केवल 1100। मुझे साधुवाद दीजिए, मेरा बच्चा पढ़ने वाला है, पढ़ने वाले बच्चे के साथ में न्याय है। बाहर से व्यवसाय करने के लिए अगर उत्तर प्रदेश की धरती पर आकर उत्तर प्रदेश को बदनाम करोगे तो यहाँ अन्याय नहीं, तुमको जेल मिलेगी। ये मैसेज आपकी गया है। आपके एक बयान है जो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। आपने 13 दिसंबर 2017 को दिया था और उस वक्त आपसे एक सवाल पूछा गया था पत्रकार के द्वारा। उसमें आपने कहा था, जैसे कि अभी आपने जिक्र किया कि महापुरुषों की बात होगी, तो इतिहास को लेकर लोग बड़े चिंतित हैं और खास करके आपके विरोधी आपके इस टिप्पणी का हवाला देकर इतिहास के पुनर्लेखन को लेकर अपनी चिंता व्यक्त करते हैं, जिसमें आपने कहा था कि मुगल शासक हमारे पूर्वज नहीं बल्कि लुटेरे थे और अब यही इतिहास सरकार इसके लिए बदलाव का काम करेगी और जल्द से जल्द ये बदलाव होंगे। आपकी इस टिप्पणी को लेकर लोगों ने बहुत टीका टिप्पणी की। आधा इन्होंने कोर्स किया होगा जी। हमने बहादुर शाह जफर को अपने देश का आदर्श माना था जी। हम इस देश में रहने वाले लोग हैं। अब्दुल कलाम मेरा आदर्श है, अब्दुल हमीद और अशफाकुल्लाह हमारे पूर्वज हैं। औरंगजेब और बाबर हमारे पूर्वज नहीं हो सकते। मैं आज आपके चैनल में फिर डंके की चोट पे कह रहा हूं, ये आक्रांता थे, हमारे देश पर आक्रमण करके आए हुए लोग थे। इनका जो चीज थी वही हम प्रस्तुत होना चाहिए। आक्रांता जो है वो महान हो जाए और राणा प्रताप और शिवाजी और गुरु तेग बहादुर लुटेरे हो जाएं, तो अकबर और शाहजहां को कहां रखेंगे? नहीं इतिहास हो सकता है। गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह हमारे पूर्वज हैं। ये राणा प्रताप और ये शिवाजी क्या शौर्य की गाथाओं से आज हम लोग आज उत्प्रेरित होते हैं। ये इतिहास का पन्ना है। हम पढ़ा करते थे खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अब झांसी वाली रानी की स्तुति करने के बाद बजाय हम क्वीन एलिजाबेथ की स्तुति करने लगे, तो ऐसा काम इस सरकार में नहीं होगा। नहीं, लेकिन अकबर और शाहजहां के बारे में क्या राय है आपकी? क्या उन्हें आप राष्ट्र निर्माण के साथ मानते हैं? मैं क्या राय दे सकता हूं? शाहजहां या जहांगीर को या औरंगजेब ने या किसी ने अपने पिता को जेल में बंद कर दिया, मैं थोड़ी बंद कर आऊं। उन्होंने अपने को बंद कर दिया। किसी ने ये उनसे पूछना चाहिए, किसी ने भारत की संस्कृति क्या है, कि भारत की संस्कृति ये है कि आज भी अब्दुल कलाम साहब ने अखबार बेचते थे, उनको राष्ट्रपति बनाने का काम इस हिंदुस्तान की धरती ने करके उनको पूजा है।
अब वो अपने पिता को, हम लोग तो ये पितर पक्ष आता है ना, तो मरे हुए पूर्वजों को 100 साल पहले भी होते हैं, उनको भी पानी देकर हम सींचते हैं। इतिहास की घटना मुगल शासनकाल की ये है कि पिता को जेल में बंद कर दिया, बेटे ने पानी को तरसा के हटा देते थे कि तुमको एक ही चम्मच पानी पीना है, आधा ग्लास पानी पीना है गर्मी में। तब वो खुद, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये अकबरी नामा और बाबर नामा में लिखा हुआ है कि वो कहता था बेटा तुझसे अच्छे तो हिंदू हैं जो अपने पुरखों तक को देते हैं जो मर गए हैं, तू तो जीते जी को नहीं दे रहा पानी। ये लिखा हुआ पहले से है, मैंने कहाँ लिखा, योगी जी ने कहाँ लिखा। जो लिखा है वो पढ़ना चाहिए, जो नहीं लिखा है कि बाबर के बारे में जो लिखा है वो पढ़ना चाहिए। जो राणा प्रताप के बारे में है कि घास की रोटी खाई लेकिन आज़ादी का मंतव्य को, गुलामी का हलवा पसंद नहीं किया, वो हमारे आदर्श हैं। और अब आप मुझसे कहो बहादुर शाह जफर ने हिंदुस्तान के साथ में मिलकर काम किया, वो मुगल था, कोई बात नहीं जी, लेकिन बहादुर शाह जफर हमारे लिए स्तुतनीय है। अब जब आप औरंगजेब की बात करते हैं तो अखिलेश यादव जी बहुत परेशान हो जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, ऐसा क्यों करते हैं आप उनके साथ? देखिए इतनी ज्यादती क्यों करते हैं? हमारे राजनीतिक नेता लोग जो प्रतिपक्षी भी हों बहुत अच्छे लोग होते हैं, उनके उस पर मैं व्यक्तिगत वेदना पर आघात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि बिना कुछ कहे आप बहुत कुछ कह जाते हैं। व्यक्तिगत वेदना किसकी, उनकी या मुलायम सिंह जी की? नहीं, ये देखिए उनका अपना मंतव्य है, उस पर जो भी वो करेंगे पब्लिक है ना, सब कुछ जानती है जी, और पब्लिक उसके बारे में निर्णय लेती है। लेकिन कोई अगर ये अपेक्षा वर्तमान सरकार से कहे कि मैं इतिहास को बदल दूंगा, तो मैं बदलने वाला कौन होता हूँ? बच्चे हमारे यहाँ के सब जानते हैं, आज गूगल बाबा से सर्च कर लो, असली चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो इसमें हम पर आरोप लगाना कौन? एक पन्ना आप निकाल दो, एक लाइन आप निकाल दो जिसमें हमने इतिहास को गलत तरीके से प्रस्तुत किया हो। जो हमने किया ही नहीं तो हम पे आरोप कहाँ से? आरोप वो लोग लगाते हैं जिन्होंने कुछ काम खुद नहीं किया, जिन्होंने इस देश को बर्बाद करने के लिए दूसरे देशों की तरफ ताका होगा। आज दूसरे देश हमारी तरफ ताक रहे हैं, यही हमारी शक्ति है। आज सब क्यों विरोध कर रहे हैं? आज एक व्यक्ति है, आप देखो राजनीतिक धाराएं बदल गई इस उत्तर प्रदेश की, इस हिंदुस्तान की। या आज एक मुख्यमंत्री को, एक पूर्व मुख्यमंत्री को 11 लोगों का नाम गिनाना पड़े। ये पीस पार्टी, ये सपा, ये बसपा, ये माकपा, ये भाकपा, ये कांग्रेस, ये फलाना निषाद पार्टी, ये और पार्टी, ये हिंदुस्तान के और विदेश की सारी पार्टियां मिलके हमने आज यहाँ पर जीत व्यक्त कर ली। अरे आपने क्या किया? आप सत्ता में अकेले थे। जो कमजोर होता है वही मिलकर मुकाबला करने की कोशिश करता है। हमारे अनुकूल परिणाम नहीं आए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आज जो ध्रुवीकरण उत्तर प्रदेश में हुआ है, ये ध्रुवीकरण एक प्रकार का बड़ा सकारात्मक संदेश पूरे देश में है। 2 धाराएं बहेंगी। ये तो आरोप आपके ऊपर विरोधी लगाते हैं, आप विरोधी पर ध्रुवीकरण का आरोप लगा रहे हैं। एक धाराएं ये हैं कि जो बीजेपी के नेतृत्व में मोदी जी वाली राष्ट्रवादी धारा है, और दूसरी ये धारा इस प्रकार की है जो साम्यवादी है, जो नक्सलवादी है, जो समाजवादी है, जो विभिन्न प्रकार के चाहे इटली का हो चाहे कहीं का हो, विभिन्न विचारधाराओं के अभिभूत जो लोग हैं उनका विचारधारा अभी एक तरफ हो गई। 2 विचारधाराओं में जब भी चुनाव होता है, चाहे वो गुजरात में हो, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे वो राजस्थान या उत्तराखंड या हिमाचल में हो, बीजेपी जीतती है। इसलिए मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ, और ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ आपका आभार, साधुवाद। आप किसकी शरण में गए, किसकी शरण में नहीं गए? मैं तो देखता था ना, कभी छोटा था तो सर्कस में जाता था, देखता था कि जो है एकदम रिंग मास्टर आया, उसके डर से भागा भागा हाथी आता था और दौड़ के झटाक से वो साइकिल में बैठ जाता था। लेकिन यहाँ रिंग मास्टर नहीं, यहाँ तो योगी जी के डर से, यहाँ तो मोदी जी के डर से एक दूसरे पर। लेकिन अगर ये व्यवस्था परमानेंट हो गई तो आपके लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। नहीं दिक्कत होगी। अगर साइकिल पर हाथी बैठ गया तो जातीय समीकरण के हिसाब से आपके लिए वाकई में दिक्कत होगी, और ये आप भी जानते हैं। देखिए बीजेपी को जितना लोग उसकी आलोचना करते हैं और विरोध करते हैं जी, उतना ही एक प्रदेश जीतकर चले आते हैं। इन सबको पुनरावलोकन अपना करना चाहिए कि आपने ऐसा क्या किया कि अभी 1 महीने पहले हम लोग उत्तर प्रदेश में जीते थे जी। यही उत्तर प्रदेश में सुपड़ा साफ हो गया था स्थानीय निकाय के चुनाव में, और ये कांग्रेस, सपा, बसपा, माकपा सब हार गए थे। हमने उपचुनाव में, हमने विधानसभा चुनाव हम जीत कर आए थे। आज पूरे देश में अभी हम त्रिपुरा जीत कर आए, नागालैंड जीत कर आए, मेघालय में हमारी सरकार बनी है। बिल्कुल, हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा विधायक है, सबसे ज्यादा सांसद है, सबसे ज्यादा राज्य है। फिर ये हमको चुनौती दे रहे हैं, मिलकर भी शक्ति करते हैं। मैं विस्तृत चर्चा इस पर करना चाहता, लेकिन समय की जरा कमी है, इसलिए मुझे बीच में अपने आप को रोकना पड़ रहा है। अजय चौधरी जी हमारे बीच हैं, वो एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। अजय जी प्लीज। सर्वप्रथम सेरा प्रणाम। आपने 4 लाख नौकरियां देने का वादा किया था उत्तर प्रदेश के अंदर, वो आप कैसे पूरा करेंगे? और क्या इतने बड़े प्रदेश में ये 4 लाख नौकरियां बहुत काफ़ी होगी?
या नाकाफ़ी होगी? देखिए, 4 लाख प्रत्यक्ष नौकरियों की बात करी है, और प्रत्यक्ष नौकरियों में अभी आपके हमारे माननीय संवाददाता ने ही पूरा का पूरा विवरण रख दिया। अभी 68,000 कुछ सौ हमने बेसिक में करी हैं। अभी कई हज़ार पोस्टें हम माध्यमिक में और उच्च शिक्षा में हम पहले से कर चुके हैं। विश्वविद्यालयों में तो अपॉइंटमेंट तक शुरू हो चुके हैं। यानी 1 लाख से ऊपर, 1.5 लाख से ऊपर तो केवल शिक्षकों की भर्ती, उसके बाद पुलिस की कई लाख भर्ती, और तमाम और भर्तियां जो हैं हम सारे विभागों की हम लोगों ने विज्ञापित करने के आदेश दिए हैं। उसके बाद जो इन्वेस्टर्स मीट में हमारा 4 लाख और 68,000 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट की संभावना आई हैं, उसमें से अगर आप मान लें 60-70% भी मैच्योर होता है तो कई लाख नौकरियां उसमें आएंगी, इसका आप अनुमान नहीं लगा सकते। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन के माध्यम से नौकरियों को लाने का भी लक्ष्य जो उत्तर प्रदेश सरकार ने रखा है, ये 4 लाख से कई गुना ज़्यादा होगा। और आप ये निश्चित मानिए कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश में अच्छी शिक्षा व्यवस्था, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक साम्राज्य और उद्योग धंधों का एक विकसित रूप में लगाया जाना, ये सरकार की प्रतिबद्धता है। और सरकार बड़ी बाखूबी कर्मबद्ध तरीके से योगी जी के नेतृत्व में इसको करने में सफल हुई है और आगे भी होगी। मैं बस छोटा सा एक सवाल ले लूं ताकि मैं आपका ज़्यादा वक्त न लूं। श्रमिक मंत्रालय ने अभी एक लिखित रिपोर्ट दी है संसद में, जिसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में साल 2017-18 में सिर्फ 22,000 नौकरियां दी गई हैं, जो कि श्रमिक मंत्रालय की रिपोर्ट है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझको लगता है कि पिछड़े आंकड़े जो भी रिपोर्ट आती है जी, वो पिछली की आती है। और 17-18 है तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ एक पोर्शन आपका होगा। अभी 18 तो शुरू हुए, मैं समझता हूँ कि 1-2 महीने या 8 महीने का आंकड़ा ले लीजिए। चलिए, अगर 8 महीने का भी आंकड़ा ले तो 22,000। पिछले जो आंकड़े हैं जी, वो सरकारी नौकरियों के आंकड़े हैं, जो हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज में, जो हमारी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स की उसमें संस्थाओं में, और जो हमारे रोजगार सृजन के माध्यम, चाहे मुद्रा लोन के माध्यम से हो या लघु इंडस्ट्री को जो हमने बढ़ावा दिया उसके माध्यम से हो, या जो हमने भी ऋण मोचन करके विभिन्न प्रकार के जो रोजगार का सृजन हमने गांवों के अंतर्गत किया है, जो हमने प्रधानमंत्री आवास या सड़कों का निर्माण हमने प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत किया है और सड़कों को जोड़ने का किया है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में इतने लोगों को रोजगार मिला है कि जिसका आकलन ही बड़ा मुश्किल है। तो आज ये रोजगार का जो सबसे बड़ा केंद्र है वो उत्तर प्रदेश बन रहा है, और उसका सबसे बड़ा कारण आपको दिखाई पड़ेगा, ये नब्ज होती है कि अगर लोग बोलते हैं ना, इफ़ यू वांट टू सी, वो बोलते हैं कि आप अगर देखना चाहते हो ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति क्या है, तो वहाँ पर ब्रिटेन को नहीं देखो, उसके चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्ययन करो। वैसे ही अगर उद्योगपतियों के द्वारा उत्तर प्रदेश कहीं पर रोजगार का सृजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखना हो तो लोगों की सहभागिता को देखो। इन्वेस्टर्स मीट में जिस प्रकार से उद्योगपति आए हैं, उनकी सहभागिता और उनका रुख देखकर आप कह सकते हो कि उत्तर प्रदेश का वातावरण न केवल रोजगार सृजन के लिए बल्कि औद्योगिक साम्राज्य को बनाने के लिए और व्यापार के लिए एक आदर्श स्थान के रूप में प्रस्तुत हुआ है। दिनेश जी, बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना बहुमूल्य वक्त हमें दिया, और हम उम्मीद यही करते हैं, शुभकामना हमारी कि 4 साल आपके पास पड़े हैं, कम से कम जो उम्मीदें लोगों की है, जिस उम्मीदों से सरकार को चुना गया है जनता के द्वारा, वो उम्मीदें वाकई में आपके लिए मानदंड हो और उस पर आप खड़े उतरे। बहुत धन्यवाद। बहुत आभार आपका, बहुत धन्यवाद।